हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हैं? तो आज क्या करें? आज इकोनॉमिक्स इन इजी वे चैनल में प्रैक्टिस करेंगे 10 एमसीक्यू। आप कहोगे कि आज ही? हम तो पिछले 4 दिन हो गए, पांचवा दिन है, 5वें दिन हो गया हमारा। हम डेली क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 एमसीक्यू। हाँ, लेकिन कुछ हमारे जो नए वाले व्यूअर हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि हम डेली 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हमारा है डे 5। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, और ये स्पेशली मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिया है? ये सीबीएसई सैम्पल पेपर से लिए। ये क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई सैम्पल पेपर से लिए ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। सरकार खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करके अपस्फीति अंतर को कम करती है। ये एक पहली कथन बता दी। अभी कथन, कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करता है। तो पहली वाली जो लाइन बोली कि पहले वाली लाइन क्या बोली उन्होंने कि भाई सरकार खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करके। सरकार कभी भी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना नहीं करती। ये कौन सी पॉलिसी के अंदर आता है? ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। और सरकार जो नीति अपनाती है वो होती है राजकोषीय नीति। ठीक है, तो पहली वाली लाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब पता चल जाए पहली वाली लाइन ही सही नहीं है तो सीधे से आंसर जाता है डी ऑप्शन पे। पहला वाला गलत है और हमारा जो कारण है वो सही है। लेकिन हम कारण भी देख लेते हैं कैसे सही है। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करता है। सही बात है। केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत ऋण देने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या करता है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 में 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। तो ऐसा करेगी सरकार। आपको ये बताना है इससे सरकार बजटीय उद्देश्य, कौन सा बजटीय उद्देश्य है, क्या कर रही है? प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है। मैं आपको बिल्कुल ना की पॉइंट बताऊंगी जो हमारे सरकारी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमारे जो उद्देश्य है। उद्देश्य की बात करें तो जब बात आ जाए गरीब को दे रहे हैं, कुछ फ्री में दे रहे हैं, तो गरीब को जो फ्री में दे रहे हैं, और हम ये कह सकते, चलो इसमें अमीर के बारे में तो नहीं बोला, लेकिन जब गरीब को फ्री में दे रहे, अमीर से कुछ कर लगा रहे, तो हमेशा किसकी बात होती है? आय का पुनर्वितरण। ठीक है, यानी किसकी बात हो रही है? आय का पुनर्वितरण। अगर यहीं पे मौद्रिक नीति के हम ये कहेंगे, सॉरी, मुद्रा की पूर्ति को ठीक करने के लिए, स्फीति या अस्फीति को ठीक करने के लिए काम किया जाता, तो कौन किसकी बात हो रही थी? आर्थिक स्थिरता की। अगर यहीं पे किसकी बात हो रही होती कि मान लो जो हमारी विलासिता वस्तु है उन पे कर लगाया जा रहा है और जो हमारी आवश्यक वस्तु है उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो किसकी बात होती है? संसाधनों का पुनर्आवंटन। तो इन तीनों के ना ये की पॉइंट्स याद रखिए, तो आपका कभी भी ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धन का मूल्य प्राप्त करने के लिए डैश के मूल मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धन में जोड़ना होगा। भाई किसकी बात हो रही है? हम इसमें बात कर रहे हैं, एक तो हमारी होती है GVA एट MP, और एक होती है हमारी GVA फैक्टर कॉस्ट। इसके बीच में, यानी कि बाकी तो सब चीज़ है, MP और FC के बीच में कौन आता है? हमारे कर आते हैं, जिसको हम कहते हैं नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हिंदी में कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ठीक है, तो कर की बात तो हर जगह हो रही है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि शुद्ध उत्पाद कर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमारा सकल मूल्य वृद्धन किस पे? बाजार मूल्य पर प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं हमारी GDP एट मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत बाजार की ताकतें भुगतान संतुलन खाते में अधिशेष और घाटे को स्वचालित रूप में समायोजित करती है। तो ये कह रहा है कौन सी विनिमय दर प्रणाली है जिसमें बाजार की ताकतें ऐसा करती है। तो कौन सी विनिमय प्रणाली है?
बाजार की ताकतें जहां पर भी आ जाए तो एक ही विनिमय प्रणाली है, कौन सी? लचीला, जिसमें कहते हैं ना तीन है, देखो लचीला, इसको हम एक और नाम बोलते हैं नम्य, नम्य विनिमय दर प्रणाली। स्थिर में क्या होता है, कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाता है? देश का केंद्रीय बैंक, जैसे कि इंडिया का आरबीआई। ठीक है, तो ये लोग इसमें मतलब होता तो बिल्कुल बाजार की ताकतों के हिसाब से, लेकिन जब जब कुछ ज़्यादा हमारा विनिमय दर प्रणाली बहुत अधिक, हमारा जो मूल्य है उसका बाजार विदेशी मुद्रा के कम, अगर वो बहुत ज़्यादा अधिक कम हो जाता है तो आरबीआई इसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो लेकिन यहाँ पे आरबीआई का कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ बाजार की ताकतों के बारे में बोला गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। केन्सियन सिद्धांत के तहत संदर्भ रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा है जो डैश के कोण पर खींची जाती है। अगर आपको याद होगा, एग्रीगेट सप्लाई वाले की बात हो रही है। एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन हम इस तरीके से खींचते हैं तो ये कौन सी डिग्री पे होती है? 45 डिग्री पे। हम क्या कहते हैं, हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल होता है? इनकम के इक्वल होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उधार के अलावा सरकार की कुल प्राप्तियां, कुल व्यय 27.2 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ का अनुमान था। यानी कि उधार को छोड़ के कुल प्राप्तियां कितनी थी? 27। और हमारी कुल व्यय कितना था? 45 लाख। जब व्यय ज़्यादा है, आय कम है, तो घाटा तो सीधा से दिख रहा है, लेकिन कौन से वाला घाटा है भाई? अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगी, इन्होंने बोला कुल, अगर हम चलो उधार को छोड़ के, तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे जो चीज मिलेगी वो क्या होगी? वो होगी मेरी कौन सा घाटा? मेरा राजकोषीय घाटा। ठीक है, जिसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं 17.8 लाख करोड़। तो ये कौन सा घाटा है? हमारा राजकोषीय घाटा। देखो सीधा लिखा, उधार के अलावा, उधार छोड़ दिया उन्होंने, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो बच क्या गया? उधार। और उधार को ही हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अधिकतम मूल्य एक हो सकता है। बताइए, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एमपीसी का मूल्य एक हो सकता है। हो सकता है कब? जब हमारी आय में क्या हो? बदलाव हो। आय में क्या हम क्या परिवर्तन आए, और वो जो परिवर्तन है और उपभोग में जो परिवर्तन है वो पूरा हम किस पे कर ले? उपभोग पे ही खर्च कर ले। तो अधिकतम मूल्य क्या होगा? एक होगा। यानी कि जितनी आय बढ़ी, मान लो आपकी आय 10,000 बढ़ी, उतना ही आपने उपभोग बढ़ा दिया, तो आपने सेविंग तो करी ही नहीं। तो इसका मतलब मूल्य कितना आया? एक आया। तो ऐसा हो सकता है। एमपीसी भी हो सकती है क्या? हो सकती है। अगर जितनी मान लो 10,000 आय बढ़ी, आपने सारी की सारी बचत कर दी, तो आपकी एमपीसी भी क्या हो सकती है? एक हो सकती, सॉरी एमपीएस क्या हो सकता है? एक हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कथन तो सही है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था में की आय बढ़ती है, उपभोग के स्तर में अनुपातिक वृद्धि हमेशा आय के स्तर में वृद्धि से अधिक होती है। तो ये बात कह रहे हैं, आय बढ़ती है तो उपभोग के स्तर में अनुपातिक वृद्धि हमेशा आय के स्तर में वृद्धि से अधिक होती है। बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता तो है, लेकिन आय के मुकाबले कम बढ़ता है। तो कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग डैश जोड़कर निर्धारित की जाती है। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात आती है तो किसकी बात बोलेंगे? एडी इजिकल टू क्या हो गया? सी प्लस आई। यानी कि उपभोग और निवेश। और उपभोग भी दो टाइप के आएंगे, एक स्वयात उपभोग और एक कौन सा? प्रेरित उपभोग। लेकिन हम निवेश कौन सा लेते हैं? स्वयात निवेश लेते हैं। स्वयात हम प्रेरित निवेश नहीं लेते। देखो स्वयात उपभोग क्या होता है, समझते हैं इसको। जब आय शून्य हो, वो उपभोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्वयात उपभोग। प्रेरित उपभोग क्या होता है? जो आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। स्वयात निवेश क्या होता है? जो निवेश आय से स्वतंत्र होता है, आय पर निर्भर नहीं होता, वो है सिर्फ सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अगर वही पूछ ले प्रेरित निवेश क्या होता है, वह निवेश जो आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि हम जो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन जब हम इसमें देखते दो क्षेत्र, तो हम सिर्फ स्वयात निवेश लेते हैं, प्रेरित निवेश नहीं लेते। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी अनुदान प्राप्तियां सरकार पर किसी दावे को जन्म नहीं देती। भाई विदेशों से अनुदान मिला, नाम ही है अनुदान मिल रहा है, तो फ्री में मिला है, इस पे हमें कुछ वापस तो देना नहीं, तो सरकार पर कोई दावा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा बाजार में इक्विटी के निपटान से सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। भी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र जो थे, यानी कि सरकार की जो प्रॉपर्टी थी, अब उसको बाजार में बेच दिया। तो मुझे बताओ
क्या सरकार की परिसंपत्तियां कम होगी? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कम तो होंगी। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। तो क्या होगा हमारा? एक में हाँ, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। भुगतान संतुलन में खाते में चालू खाता घाटे की स्थिति को दर्शाए। चालू खाता घाटा, घाटा जब भी आ जाए तो प्राप्तियां क्या होंगी? कम होंगी। और क्या ज्यादा होगा? हम कहेंगे चालू खाते पर भुगतान क्या होगा? ज्यादा होगा। किसकी बात हो रही है? चालू खाते की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्राप्तियां कम है, चालू खाते पर भुगतान ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। तो आई होप आपको आज के 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से नए वीडियो के साथ और डेली के 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।